नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पे। प्यारे छात्रों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी हार्ट को लेके, हार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे हमने देखे थे। तो आज अपन लोग नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है ब्लड, रक्त। आज हम रक्त की बात करेंगे, तो रक्त से संबंधित सारे पॉइंट हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। देखो, आपने एक वर्ड देखा है सेल, हम जिसे कोशिका भी कहते हैं, कोशिका। और आपने एक वर्ड और सुन रखा होगा टिश्यू, हम जिसको ऊतक भी कहते हैं। और ऑर्गन से आप सभी परिचित हैं ही, दिन रात ऑर्गन, अंग अंग बोलते रहते हो। ये तीन वर्ड आप लोगों ने बिल्कुल सुन रखे हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेल होती है यानी कि कोशिका, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं कि समूह, ग्रुप, सेल्स का जो ग्रुप होता है, सेल्स के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू के ग्रुप को, समूह को अंग बोलते हैं। अंग बोलते हैं। ये पॉइंट देख लीजिए, यानी कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू के ग्रुप को अंग, ऑर्गन बोलते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रक्त क्या है, इन तीनों में से सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इन तीन में से हम रक्त को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो आप ज्यादा विचार मत कीजिए। आप इतना ध्यान रखिए कि रक्त में, ब्लड में एक आरबीसी नाम की सेल पाई जाती हैं और एक डब्ल्यूबीसी भी होती हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं। जब ये बहुत सारी सेल्स ब्लड में हैं, इट मींस ये सेल्स का जो ग्रुप है वो ब्लड में है, तो हम सेल्स के ग्रुप को, समूह को कहेंगे बेटा टिश्यू कहेंगे। तो आप बिल्कुल निसंदेह, सीधा सादा शब्दों में कह सकते हो कि ब्लड एक प्रकार से टिश्यू हुआ, यानी कि ऊतक हुआ। पहला पॉइंट ये, मैं इसको मेंशन कर देता हूं। रक्त एक ऊतक है। रक्त एक ऊतक है। अब टिश्यू तो है, लेकिन रक्त आपका द्रव यानी कि तरल होता है, फ्लूइड होता है। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आप निर्जीव चीजों को लेके बोलोगे कि द्रव है, तो निर्जीव चीजों के लिए आप उसको लिक्विड टर्म यूज करोगे, लिक्विड। लेकिन अगर मान लो कि बॉडी में अगर कोई द्रव वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, तो बॉडी के किसी लिक्विड वाले पार्ट के लिए हम लोग बायोलॉजी में फ्लूइड यूज करते हैं, फ्लूइड, ना कि लिक्विड करते हैं। तो आपका जो ब्लड है, मैं आपसे पूछूं कि ठोस है, द्रव है या गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो तुम कहोगे सर ब्लड जो है उसमें बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और बहना जनरली आपके लिक्विड का और गैस की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर ब्लड को देखा जाए तो दिखने में ये मुझे लिक्विड दिखाई देता है, इसलिए मैं ब्लड को तरल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो पॉइंट आता है, रक्त क्या है? एक तरल है, एक ऊतक भी है। तो रक्त एक तरल है, और रक्त जो होता है आपकी बॉडी के अंगों को जोड़ के रखता है। ब्लड आपकी बॉडी के हर अंग में जाता है, जैसे कि लीवर, किडनी, फेफड़े, ठीक है, हाथ पैर, हर जगह जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सब अंगों को, बॉडी के सारे अंगों को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इसलिए मैं कह सकता हूं हिंदी में संयोजी। तो ब्लड की जब चर्चा करते हैं तो तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं, एक तरल, एक संयोजी और एक ऊतक। इंग्लिश की बात करता हूं तो लाइन बन जाएगी कि ब्लड इज ए, तरल का बोलेंगे फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तीन आपने नाम देखे, एक तो फ्लूइड, एक कनेक्टिव और एक टिश्यू, बिल्कुल है। तो ब्लड आपका टिश्यू हुआ, अंगों को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको अपन संयोजी कनेक्टिव कह सकते हैं। और उसके साथ साथ में वो तरल होता है, अर्थात वो फ्लूइड होता है। अगला पॉइंट आपसे बोल रहा है कि रक्त के लिए साइंटिफिक, सॉरी, मेडिकल टर्म कौन सी होती है बेटा? हेमेट होती है।
तो हिंदी में रक्त, इंग्लिश में ब्लड, और मेडिकल भाषा में रक्त को हिमेट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमेट बोलते हैं। और आपने अब तक देखा है कि लॉजी जो वर्ड होता है, लॉजी वर्ड होता है बेटा, लॉजी, इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। अब यहां से दो वर्ड नए बन जाते हैं। वो तुमसे पूछता है कि रक्त का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहेंगे? तो दोनों को जोड़ दो, हिमेट प्लस लॉजी यानी कि हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त का अध्ययन। अगला पॉइंट, एक वर्ड है बेटा जेनेसिस। जेनेसिस जेनेसिस में होता है जनरेशन, जनरेट करना अर्थात निर्माण। प्रोडक्शन को बोलते हैं जेनेसिस। और एक बेटा लाइसिस, एक है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो जेनेसिस प्रोडक्शन और लाइसिस डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना। तो तुमसे बोलते कि रक्त का निर्माण किस विधि से होता है? रक्त का निर्माण किस विधि से होता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है उस मेथड का नाम क्या है? तो आप दो वर्ड जोड़ोगे, कौन कौन से? हिमेट प्लस जेनेसिस, तो बन जाएगा हिमेटोजेनेसिस। हिमेटोजेनेसिस। तो बॉडी में रक्त के निर्माण को बोलते हैं हिमेटोजेनेसिस। उसके बाद में बोले रक्त का नष्ट होना। भाई खून बनता भी है और नष्ट भी होता है, दोनों ही बात है। तो फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड नोन एज hematogenesis and destruction of blood known as hematolysis। ये आपको कुछ टर्म याद रखनी है, हिमेटोलॉजी, हिमेटोजेनेसिस और हिमेटोलाइसिस। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से लेके 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर बात करते पर्सन की तो 5 से लेके 6 लीटर रक्त पाया जाएगा एक व्यक्ति के अंदर। अगर वो बॉडी के परसेंट की बात कर ले, बॉडी के वेट के परसेंट की, तो लिखेंगे शरीर के भार का 6 से 7% रक्त पाया जाता है। देखो बॉडी वेट के परसेंट की बात की जाए तो परसेंटेज में 6 से 7 आएगा। अगर उसकी मात्रा की बात की जाए कि उसमें क्वांटिटी अमाउंट कितना है, तो बेटा आपको 5 से लेकर 6 लीटर आएगा। तो 5 to 6 लीटर ब्लड फाउंड इन ए हेल्दी पर्सन। एक विशेष बात ध्यान रखना, महिला में पुरुष की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, ठीक है।
थोड़ा हल्का सा लेस होता है, कम होता है पुरुष की तुलना में। अगर 5 से 6 तो आधा मान लीजिए, जैसे कि आपका 4.5 से लेके आपके 5.5 तक। अगला पॉइंट, 6 to 7% blood found in person of बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के परसेंट की बात की जाती है तो 6 से 7% पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलिए। अब तुमसे ये पूछे कि ब्लड का निर्माण कहां होता है, ब्लड का प्रोडक्शन कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मेरो, लाल अस्थिमज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं अपन आगे पॉइंट में कि लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा एक ही बात है, लाल अस्थि मज्जा मज्जा को रक्त का कारखाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्शन ऑकर्स इन रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, और रेड बोन मेरो या बोन मेरो एक ही बात है। रेड बोन मेरो नॉन एज ब्लड फैक्ट्री। तो रेड बोन मेरो को रक्त का कारखाना कहते हैं। रेड बोन मेरो नॉन एज ब्लड फैक्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और देखिए ये ब्लड है आपका, रक्त है, रक्त में पाया जाता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। और लाल रक्त कणिकाएं जो लाल होती हैं उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो रक्त में आरबीसी होती है और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये पाया जाता है। लीजिए, और हीमोग्लोबिन में बेटा हीम नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो तुमसे पूछे हीम प्रोटीन का संबंध किससे है, तो ब्लड से है। हीम प्रोटीन पाई जाती है और हीम प्रोटीन के अंदर लोहा, आयरन पाया जाता है, आयरन ये पाया जाता है। हीम प्रोटीन में लोहा पाया जाता है और आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है बेटा Fe, और लोहा वही Fe बोलते हैं, इसको फेरम बोलते हैं। देखो लोहा प्रकृति में, नेचर में दो रूप में मिलता है, एक Fe+2 के रूप में मिलता है और एक Fe+3 के रूप में मिलता है। +2 वाले को कहते हैं फेरस और +3 वाला कहलाता है बेटा फेरिक कहलाता है। और तुमसे पूछे कि ब्लड में जो लोहा है वो दो रूप में से किस रूप में पाया जाएगा, तो आपको फेरस नाम रखना है, अर्थात वो Fe+2 के रूप में पाया जाता है और Fe+2 को कहते हैं बेटा फेरस बोलते हैं।
फेरस बोलते हैं, फेरस। अब यहां से तुम क्या सीखे, यहां से तुम ये सीखे कि ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में हीम नाम की प्रोटीन, हीम प्रोटीन के अंदर आपका लोहा पाया जाता है। और वास्तव में देखा जाए, अब तक तुमने पढ़ा है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये सत्य है, लेकिन परम सत्य यह है कि ब्लड का लाल रंग जो है वो लोहे के कारण होता है। और यहां से ज्योग्राफी में जोड़ के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंगल ग्रह की सरफेस लाल रंग की है, बताइए उस ग्रह पर कौन सी मेटल जो है वो अधिकता में पाई जाती है। देखो जहां जिस मिट्टी का लाल रंग होता है, लाल रंग की मिट्टी जो होगी वहां पर लोहा पाया जाएगा, आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में भी आयरन होता है, इसी कारण से आपका ब्लड, हमारा ब्लड लाल रंग का होता है। तो देखो हीम प्रोटीन लाल है, क्यों लाल है, उसमें आयरन है। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों है, उसमें क्या है, हीम प्रोटीन है। हीम प्रोटीन है तो आयरन भी है। और आपका आरबीसी लाल क्यों है, उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ में वो हीम प्रोटीन भी और आपका आयरन भी है। इसलिए मेन जो कारण है लाल रंग का वो आयरन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम थोड़ा सा एक आपको स्टेप आगे लेके पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लड के लाल रंग के लिए जिम्मेदार आयरन होता है, साथ साथ में हीमोग्लोबिन के लिए आप 1 स्टार दीजिए और आयरन के लिए आप कम से कम 5 स्टार दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, अगर मैं यहां से पूछ लूं यही के साथ में रक्त के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड, इनकी चर्चा मैं पहले कर चुका था, मैं दोबारा कर रहा हूं, देख लीजिए। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, दोबारा बोल रहा हूं कि आपकी बॉडी में किसी भी पदार्थ का अगर परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आपकी बॉडी में किसी भी पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार ब्लड ही होता है, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे कि पहला, खाना खाने के बाद जब खाना पच जाता है तो आपकी अंदर छोटी आंत में ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को आपकी बॉडी तक अंदर पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। तो ग्लूकोज का परिवहन, पहला पॉइंट है ग्लूकोज का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, ये काम है। दूसरा, ऑक्सीजन गैस व CO2 गैस का परिवहन, तो लंग्स से O2 गैस को ले जाएगा पूरी बॉडी में, और बॉडी में बनी CO2 को वापस लंग्स में लेके आएगा आपका ब्लड, वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 गैस एंड CO2 गैस। लीजिए थर्ड पॉइंट, हार्मोन्स का परिवहन, आपकी बॉडी में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा हार्मोन्स बनते हैं, तो उनके परिवहन के लिए भी आपका ब्लड काम करता है। कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में बने हानिकारक पदार्थ, जैसे कि यूरिन में भी होते हैं, सॉल्ट होते हैं कुछ बनने वाले, यूरिया भी होता है, तो बॉडी में बने हानिकारक पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन किडनी तक पहुंचाने का काम आपका ब्लड ही करता है। मान लीजिए आपकी सेल, ये शोल्डर वाली सेल, ये वाली सेल्स है, तो इन सेल्स में अगर कोई कचरा बन रहा है, हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, वेस्ट है मटेरियल, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को उठाएगा और किडनी तक पहुंचाएगा, और किडनी उसको यूरिन के साथ में बाहर निकालने का काम करती है। तो मैं कह सकता हूं कि हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, यानी कि हार्मफुल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मफुल एंड वेस्ट मटेरियल, ये हुआ। नेक्स्ट देखिए,
नंबर 5, बॉडी के तापमान का नियंत्रण, कि शरीर के तापमान का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये हुआ। और देखिए आपकी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में आरबीसी भी पाई जाती है और डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, प्लेटलेट भी होती है। तो डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो रोगों से लड़ना होता है, अर्थात इम्यूनिटी। तो मैं नेक्स्ट बोल सकता हूं कि ब्लड के द्वारा ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। 6 नंबर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ये लीजिए, मैं कह सकता हूं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी वाला काम भी आपका ब्लड ही करता है। 7 नंबर चलिए आगे। अगर आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में जो ब्लड निकलता है वहां पे थक्का बन जाता है, क्लोट बन जाता है। तो आपके ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ साथ में जो प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स का काम रक्त का थक्का बनाना होता है। लीजिए, तो रक्त का थक्का बनाना, रक्त खुद बनाता है थक्का, तो रक्त का थक्का बनाना भी काम होता है ब्लड का। प्रोडक्शन ऑफ, या फॉर्मेशन कर दो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। ये आपने मुख्य मुख्य काम देख लिए, ठीक है। ग्लूकोज का परिवहन, O2 CO2 का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, हानिकारक पदार्थों का परिवहन, शरीर के तापमान का नियंत्रण और रोगों से लड़ना और रक्त का थक्का बनाना। एक 8वां ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिया। यूरिया भी आपका बनता है लीवर में, तो लीवर से यूरिया जो बना उसको किडनी तक पहुंचाने का काम आपका ब्लड ही करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का परिवहन कहां से कहां, लीवर से किडनी तक। ये ब्लड के जो काम है आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां से समझोगे चीजों को लेके और फिर आपको पेपर में आसानी होगी। और ये जो काम बताए हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक काम अगर भूलोगे तो समस्या होने वाली है। तो आगे चलते हैं बेटा, चलिए देखो अगला पॉइंट, वो कार्य संपन्न हो चुके। अब पॉइंट टू पॉइंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात समझो, आपकी बॉडी में एक अंग होता है प्लीहा, हम जैसे स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन, और हिंदी में इसका एक और नाम है तिल्ली। कहां होता है ये, आपकी आमाशय स्टमक, तो स्टमक के जस्ट नीचे होता है प्लीहा। इसका काम सुन लो एक दो यहां पे। देखिए बोन मेरो क्या होता है, अस्थि मज्जा, ये आपकी हड्डी है, ये आपकी बोन है। तो हड्डियों के बीच वाला हिस्सा होता है बोन मेरो। देखो बोन माने हड्डी और मेरो माने मज्जा, अर्थात मज्जा माने बीच वाला पार्ट, ये बोन मेरो होता है। तो ब्लड वास्तव में आपकी हड्डियों के बीच में ही बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात समझो आप लोग, भाई आपकी खून में सबसे ज्यादा जो होती है वो आरबीसी होती है, अरे डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट भी होती है। कितनी कितनी होती है अपन पढ़ने वाले हैं इसको आगे। अभी सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी होती है। तो ब्लड का अधिकतर भाग आरबीसी के कारण बना होता है, आरबीसी से ही बना होता है। मेरी बात समझना कि आरबीसी की एज होती है लगभग 100 से लेके 120 दिन, ये एज होती है इसकी। यानी कि आरबीसी बनने से लेके नष्ट होने तक की एज होती है 100 से लेके 120 दिन। आपको ध्यान देना है कि ब्लड का जो काम था O2 गैस का परिवहन और CO2 गैस का परिवहन, ये मेनली आरबीसी के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड का काम है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अरे भाई डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ब्लड के ही पार्ट हैं, तो तीनों जो काम करेंगे वो काम वास्तव में ब्लड का ही होगा। तो जैसे डब्ल्यूबीसी का काम इम्यूनिटी वाला है तो मैंने ब्लड में डाल दिया, तो सेम काम आरबीसी का काम होता है CO2 O2 का परिवहन, तो वास्तव में वो काम ब्लड का भी है तो आरबीसी का भी है। अब बात समझना आप लोग, आरबीसी ने ये काम किया, O2 CO2 का परिवहन का काम किया। तो आरबीसी की जो एज है वो लाइफ स्पेन, जीवन काल, वो 100 से 120 दिन होता है।
लगातार ये काम करेंगी, लेकिन जैसे इसका टाइम आएगा मरने का, नष्ट होने का आरबीसी का, तो आरबीसी जब नष्ट हो जाती है या नष्ट होने वाली होती है, तो नष्ट होने से पहले वो प्लीहा में जाके नष्ट होती है। इसलिए प्लीहा में जाके वो 2-4-5 दिन बाद नष्ट होती है, हैंड टू हैंड नष्ट नहीं होती ना, या ना वो नष्ट होके जाती है, तो मरने से, नष्ट होने से 2-4-5 दिन पहले जाएगी और वहां नष्ट होने का वो वेट करेगी। तो आप इतना समझे कि जो प्लीहा होता है, ये प्लीहा में आरबीसी नष्ट होने के लिए जाती है, जैसे कि किसी शमशान घाट अर्थात कब्रिस्तान में किसी डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है, सेम टू सेम कंडीशन यहां बनती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, अर्थात स्प्लीन ऑल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये पॉइंट लिख देता हूं कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। स्प्लीन ऑल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट, अब देखो आपके अंदर ब्लड का निर्माण किया बोन मेरो ने। जब ब्लड का निर्माण करेगा बोन मेरो, तो वास्तव में ब्लड में जो भी कुछ है उस सब का निर्माण भी बोन मेरो ही करेगा। ध्यान देना, अगर दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट, और खून ज्यादा बह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में लोड आएगा बोन मेरो पे, क्योंकि खून के बहने से क्या होगा? आरबीसी भी बहेंगी, डब्ल्यूबीसी बहेंगी, प्लेटलेट भी बहेंगी। तो खून के बहने से आरबीसी जब बहेंगी तो O2 CO2 गैस का परिवहन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो लोड आएगा बोन मेरो पे। तो बोन मेरो क्या करेगा? ब्लड के निर्माण को थोड़ा सा तेज कर देगा। लेकिन जब ज्यादा खून बह जाएगा तो क्या होगा? अब बेहोशी आएगी, क्योंकि CO2 O2 का परिवहन बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। तो स्प्लीन बोलता है, प्लीहा बोलता है, तिल्ली बोलती है कि अगर बॉडी में आरबीसी की संख्या कम पड़ रही है तो मैं हल बदल कर सकती हूं। कैसे कर सकती है? कि मैं हूं कब्रिस्तान, अर्थात मेरे पास आरबीसी आके नष्ट होती हैं, तो कुछ आरबीसी 5-7 दिन पहले मेरे पास में, 10 दिन पहले आ जाती है नष्ट होने के लिए। अब वो नष्ट होने वाली है 5 दिन बाद में, तो फिलहाल इस कंडीशन में, एक्सीडेंट के केस में, मैं आरबीसी को दोबारा भेज देती हूँ। 1-2 दिन 3 दिन काम चलाइए, और जैसे ये एक्सीडेंट की जो रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद में वापस मैं इनको ले लूंगी और ये नष्ट कर दूंगी इनके बिल्कुल टाइम पे। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि दुर्घटना के समय, एक्सीडेंट के समय जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, वो बिल्कुल मदद करता है बॉडी की, वापस आरबीसी भेजता है उन आरबीसी को जो कि नष्ट होने वाली होती है। तो देखिए, इसे कहते हैं एज ए बैंक, एज ए बैकअप बैंक काम किया। तो प्लीहा को एज ए बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो एक ब्लड बैंक होता है, अपन जहां खून डोनेट करते हैं और लेते हैं, वो बाहर वाला है। बॉडी के ब्लड बैंक की बात की जाए तो आपको प्लीहा ध्यान रखना है। तो किसी दुर्घटना के समय वास्तव में आरबीसी का जो सोर्स होता है वो प्लीहा होता है। आपका बोन मेरो होता ही है, लेकिन एक्सीडेंट के केस में प्लीहा होता है। तो 2 पॉइंट लिख देता हूं कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो स्प्लीन नॉन एज ब्लड बैंक। भाई बॉडी की बात हो रही है। अगला पॉइंट, दुर्घटना के समय आरबीसी का स्रोत प्लीहा होता है। ठीक है, मैं कह सकता हूं सोर्स ऑफ आरबीसी इन केस ऑफ एक्सीडेंट इज, ये भी लिख सकते हो, स्प्लीन इज
ए सोर्स ऑफ आरबीसी इन केस ऑफ इन एक्सीडेंट, ये लीजिए, ये आ गया। तो प्यारे छात्रों, ये अभी आपके ब्लड से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। अभी ब्लड को मैं दोबारा लेके आऊंगा और ये करीब अपना लगभग 3 क्लास के अंदर ब्लड कंप्लीट हो पाएगा। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं और कल मैं दोबारा आऊंगा, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।